नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद ऋतिक क्लासेस में। मैं हूं रवि प्रकाश। अगर आप पैरामेडिकल और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और वैज्ञानिक नाम। अगर आप सच में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चे, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हेमो इरिक्टस, ऑप्शन बी है हेमो सैपियंस, ऑप्शन सी है पैंथेरा लियो, ऑप्शन डी है फेलिकैटस। बताइए इसका आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन है हेमो इरिक्टस, ऑप्शन बी है हेमो सैपियंस, ऑप्शन सी है पैंथेरा लियो, ऑप्शन डी है फेलिकैटस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग चारों ऑप्शन का एनालाइज करेंगे और सभी ऑप्शन को हम आंसर बताएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पैरामेडिकल के लिए विविध आई क्वेश्चन इस चैनल पे लाते रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा हेमो सैपियंस। तब पैंथेरा लियो किसका है बाबू? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका होता है? शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। अब फेलिकैटस किसका होता है? तो बिल्ली का होता है। किसका होता है? बिल्ली का होता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिकैटस। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का रहा कि तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन डी है कैनिस लूपस। बताइए कौन सा आंसर होगा? आप लोग को वैज्ञानिक नाम 10 तक दिया गया है। 10 क्वेश्चन तक वैज्ञानिक नाम सिर्फ दिया गया है और 10 क्वेश्चन आप लोग को मारते मारते सभी का वैज्ञानिक नाम कंठस्थ याद करा देंगे हम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पैंथेरा लियो, ऑप्शन डी है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन डी है कैनिस लूपस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस। अब बताइए पैंथेरा टिग्रिस किसका होता है बाबू? पैंथेरा टिग्रिस किसका होता है? तो बाघ का होता है। किसका होता है? बाघ का होता है। किसका होता है? बाघ का होता है। अब मैंने अभी जस्ट बताया पैंथेरा लियो किसका होता है? शेर का होता है। मैंने अभी जस्ट बताया पैंथेरा लियो किसका होता है? शेर का होता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन डी है इक्कस कैम्बलस। देखिए ऑप्शन है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी है पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन डी है इक्कस कैम्बलेस। सही, मैंने अभी जस्ट बताया पैंथेरा लियो किसका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा, कन्फर्म याद हो जाएगा। पैंथेरा लियो किसका होता है बाबू? शेर का होता है। किसका होता है? शेर का होता है। मैंने बाघ का बताया था क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। इस किसका होता है? पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का होता है। किसका होता है? बाघ का होता है। पैंथेरा पार्डस मैंने किसको बताया? तेंदुआ का बताया। किसका बताया? तेंदुआ का बताया मैंने। तेंदुआ का होता है। इसी तरह से आप लोग भी लिखते जाइए, कन्फर्म याद होगा। पैंथेरा लियो शेर का, पैंथेरा टिग्रिस बाघ, पैंथेरा पार्डस तेंदुआ। ये सब क्या है? वैज्ञानिक नाम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है बच्चे कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है ट्रिकम एस्टिवम,
ऑप्शन बी है ओराइजा साइटिवा, ऑप्शन सी है पाइसम साइटिवम, ऑप्शन डी है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। बताइए। ऑप्शन ए है ट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी है ओराइजा साइटिवा, ऑप्शन सी है पाइसम साइटिवम, ऑप्शन डी है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रियस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पाइसम सटाइम। इसका सही आंसर क्या होगा? पाइसम सटाइम। अब यहीं पे पूछ देगा बाबू ओराइजा साइटिवा किसका है? ओराइजा साइटिवा ये किसका है? तो धान का वैज्ञानिक नाम किसका है? धान का वैज्ञानिक नाम है। और वहीं पर पूछा गया टेट्रियम एस्टिवम किसका है? ट्रिकियम एस्टिवम ये किसका है? तो ट्रिकियम एस्टिवम जो है ये किसका होता है बाबू? गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रियस। ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रियस किसका होता है बाबू? सरसों का होता है। किसका होता है? सरसों का होता है। ट्रिकियम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। ओराइजा साइटिवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। पाइसम साइटाइम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। और ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रियस सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए आप लोग इसी तरह अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा बाबू कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है राना टेग्रिना, ऑप्शन बी है बुफो वुफो, ऑप्शन सी है क्रोकोडाइलस, ऑप्शन डी है कैनिस लूपस। बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए है राना टेग्रिना, ऑप्शन बी है बुफो वुफो, ऑप्शन सी है क्रोकोडाइलस, ऑप्शन डी है कैनिस लूपस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राना टेग्रिना। इसका सही आंसर क्या होगा? राना टेग्रिना। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पीसम साइटाइम, ऑप्शन बी है ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रियस, ऑप्शन सी है ट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन डी है सीसिर एरिटीनियम। बताइए मैंने सबका बताया है। सीसिर एरिटीनियम किसका होता है बाबू? बताइए इसका सही से क्या होगा? मैंने सबको बताता हूँ। सीसिर एरिटीनियम किसका होता है? चाना का होता है। किसका होता है? चाना का होता है। ट्रिकम एस्टिवम किसका होता है? मैंने अभी जस्ट बताया। किसका होता है? गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है। ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रियस किसका होता है? ये सरसों का होता है। किसका होता है? सरसों का होता है। अब प्यूसम साइटिवम किसका होता है? तो प्यूसम नहीं किसी का ना ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर लिखा रहता है यहाँ पे पाइसम, क्या लिखा था? पाइसम सटाइवम। सटाइवम अगर पाइसम सटाइम रहता तो किसका होता? पाइसम सटाइम मैंने बताया अभी जस्ट, किसका होता? मटर का होता। मटर का वैज्ञानिक नाम होता। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्रिस्का कैम्पेस्ट्रियस। ऑप्शन बी बाबू। चलिए आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पारा मेडिकल क्वेश्चन में एक वैज्ञानिक के नाम जरूर देता है। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ओराइजा साइटाइवा, ऑप्शन बी है सीसिर एरिटीनियम, ऑप्शन सी है जिया मेज, ऑप्शन डी है ट्रिकम एस्टिवम। बताइए कौन सा आंसर होगा? मैंने भी बस जस्ट बताया। चाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है ओराइजा साइटिवा, ऑप्शन बी है सीसिर एरिटीनियम, ऑप्शन सी है जियोमेज, ऑप्शन डी है ट्रिकम एस्टिवम। बताइए ओराइजा साइटिवा किसका होता है? मैंने अभी जस्ट बताया कि ओराइजा साइटिवा किसका होता है? धान का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद है ट्रिकम एस्टिवम। ट्रिकम एस्टिवम किसका होता है?
ट्रिकम एस्टिवम, देखिए एस्टिवम गलती लिखा हुआ है, एस्टिवम ट्रिकम एस्टिवम किसका होता है बाबू? गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का होता है। और सीसिर एनिडियम किसका होता है? चाना का होता है। किसका होता है? चाना का होता है। तो चलिए, चाना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इसका सही से क्या होगा? सीसिर एनिटियम। और राइजासाइटम किसका है? धान का वैज्ञानिक नाम है। और ट्रिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन बी है जियामेज, ऑप्शन डी है ट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन डी है होर्डियम वेलगेयर। बताइए इसका कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन बी है जियामेज, ऑप्शन सी है ट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन डी है होर्डियम वेलगेयर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने भी जस्ट बताया। अब मिलता जुलता क्वेश्चन इसलिए कि 1 से 10 तक क्वेश्चन लिए हैं कि एक दूसरे के आंसर देते देते आप लोग को 10 क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाए। इसी वजह से मैं 1 से 10 तक सभी का वैज्ञानिक नाम ले लिया हूँ। चलिए बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंने भी जस्ट बताया, ट्रिकम एस्टिवम। और राइजा सटाइवा किसका बताया बाबू? धान का होता है। किसका होता है? धान का होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है बाबू, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बोस इंडिकस, ऑप्शन बी है बोस टरस, ऑप्शन सी है क्रैम्पा हिकर्स, ऑप्शन डी है इक्कस कैम्बलेस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बोस इंडिकस, ऑप्शन बी है बोस टारस, ऑप्शन सी है क्रैम्पा हरकस, ऑप्शन डी है इक्कर कैम्बलस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिट्रियम लियोम, मैंगीफेरा इंडिका, कैम्प्यूसा पैराडिसियाका, ऑप्शन डी है प्लिसिडियम गवाजा। बताइए आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मैंगीफेरी इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ओपिरियन, ऑप्शन डी है मेंडल। बताइए ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है ओपेरियन, ऑप्शन डी है मेडल। सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? तो हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। कब दिए थे? तो ये 1859 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1859 में। उन्हें अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी, इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। ये बहुत बार पूछा गया है, ऑन द ओरिगन ऑफ अस्वाइस। इसमें विस्तार से समझाया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसी पुस्तक में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में ऑन द ओरिगन ऑफ स्पीसीज बुक में विस्तार से पूरे प्रकृति का
चयन के सिद्धांत के बारे में समझाया, जैसे हम लोग को पता है नेचुरल सिलेक्शन। चलिए हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं ओपेरियन के बारे में। ओपेरियन क्या था बाबू? हम लोग थोड़ा सा ओपेरियन के बारे में जान लेते हैं। ओपेरियन जो थे इन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या किए थे इन लोग? रासायनिक विकास का सिद्धांत दिए थे। रासायनिक विकास का सिद्धांत दिए थे। इनके अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी पर रासायनिक पदार्थों से धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई है। किसने बोला था? ओपेरियन साहब ने बोले कि प्रारंभिक पृथ्वी पर रासायनिक जो है पदार्थों से धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा सा हम लोग लैमार्क के बारे में जान लेते हैं। ओपेरियन क्या दिए थे? ओपेरियन साहब रासायनिक विकास का सिद्धांत दिए थे। अब लैमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लैमार्क ने इन्हें क्या किए थे? उपयोग अनुउपयोग का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? उपयोग और अनुउपयोग का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। क्या किए थे? सिद्धांत दिए थे। लैमार्क जी ने क्या दिए थे? लैमार्क साहब जो थे कि उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत दिए थे। ओपेरियन क्या बताए थे? इन्हें हम बताएं अभी जस्ट कि इन्हें रासायनिक विकास का सिद्धांत दिए थे। और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लेते हैं। मेंडल साहब जी ने क्या दिए थे? मेंडल जी ने इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको बोला जाता है इन लोग? मेंडल जी को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पे फर्स्ट बार क्या किए थे? प्रयोग किए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे। इसी तरह से हम लोग सभी ऑप्शन का एनालिसिस करते रहेंगे, हर एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर एक जब ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे तो कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रहेगा और 3 ऑप्शन का आंसर याद रहेगा तो चौथा आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि यही उसका सही आंसर होगा। इसलिए मैंने चारों ऑप्शन का क्या कर रहा हूँ? आंसर दे रहा हूँ। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योगतम की उत्तरजीविता किससे संबंधित है? योगतम की उत्तरजीविता किसमें संबंधित है? योगतम की उत्तरजीविता किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है पाश्चर। बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर होगा डार्विन। क्या होगा? डार्विन। इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। इसमें क्या है? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताएं। इसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताए हैं। लैमार्क के बारे में हम लोग बता दिए हैं, मेंडल के बारे में बता दिए हैं कि इसने अनुवांशिकी के क्या किए थे? इनको जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक किसको बोलते हैं हम लोग? मेंडल को बोलते हैं। लैमार्क के बारे में बता दिए थे, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत दिए थे। हम लोग पास्कर के बारे में जानते हैं, लुई पास्कर के बारे में जानते हैं। तो लुई पास्कर जी ने क्या किए थे? लुई पास्कर जीवाणु सिद्धांत स्वतः
जनन का खंडन कहा जाता है। क्या कहता है? जनन का खंडन। जीवाणु सिद्धांत का क्या कहते हैं? प्रतिपादन। जिसमें क्या कहते हैं? स्वतः जनन का खंडन के बारे में हम लोगों ने समझाए थे। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैं सभी का ऑप्शन के बारे में तो बताते ही चल रहा हूँ। चलिए आप लोग मारिए 13 नंबर क्वेश्चन का भी जस्ट मैंने आंसर बताया। उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया? उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत का किसने दिया? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी ओपेरियन, ऑप्शन डी है वॉलेंस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? मैंने भी जस्ट बताया उपयोग और का किसने दिया था आंसर? लेमार्क ने दिए थे। क्या किए थे इसने? लेमार्क ने। इसका सही आंसर क्या होगा? लेमार्क। उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिए थे? लेमार्क साहब ने दिए थे। और ओपेरियन क्या दिए? ओपेरियन साहब क्या दिए थे? जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? जीवन की उत्पत्ति। वायलेंस, इनका पूरा नाम होता है अल्फ्रेड रसेल वायलेंस। वायलेंस का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड रसेल वायलेंस। इसने क्या कहते थे? डार्विन के साथ, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह तो है नहीं हम लोग को। इसने क्या किए थे कि डार्विन साहब के साथ क्या किए थे? नेचुरल सिलेक्शन का विचार दिए थे। क्या किए थे? नेचुरल सिलेक्शन का विचार दिए थे। मिल के बोले कि नहीं, अल्फ्रेड रसेल वाल्स ने बोले कि डार्विन के साथ मिलकर कि नेचुरल जो सिलेक्शन उनके बारे पर विचार दिए थे। मेंडल के बारे में बताए दिए। मेंडल के बारे में मैंने बताए दिए थे। क्या थे वो? गुणों का अनुवंशक क्रम था। लेमार्क के बारे में मैंने बताइए दिए हूँ, अंगों का उपयोग का विकास किए थे। ओपेरियन के बारे में बताया, जीवन की उत्पत्ति के बारे में दिए थे। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राइमेडियल सूप, हम लोग आदमी सूप बोलते हैं, आदिम सूप। प्राइमेडियल सूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राइमेडियल सूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है ओपेरियन और जेवी एंस होल्डेन, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है फास्कर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी ओपेरियन और जेवी एस होल्डेन, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है फास्टर। बताइए इसका सही आंसर होगा बाबू। जो आदमी सुख का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ओपेरियन और जेवी एस होल्डेन ने किया था। किसने किया था? ओपेरियन और जेवी एस होल्डेन ने किया था। आदिम सूप में रसायनों से जीवन को उत्पत्ति बताया थे। क्या किए थे इसमें? आदिम सूप में रसायनों से जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया थे। चलिए आप लोग देख लिए आदमी में क्या बताया? आदिम सूप में रसायनों से जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया थे। कौन? ओपेरियन और जेवी एस होल्डेन ने। यहीं पे हम लोग डार्विन के बारे में जाने गए थे। डार्विन क्या दिए थे? इवोल्यूशन। डार्विन के बारे में बताते हैं, इसलिए 2 बार 3 बार बताने का आप लोग को याद हो जाए। इवोल्यूशन। मेंडल जी ने क्या देते हैं? अभी तुरंत बताए थे, आनुवांशिक जेनेटिक्स। लुईस पास्चर स्वतः ने बताया स्वतः जनन का विरोध, जनन का खंडन विकास, जनन का विरोध। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
मिलर यूरे प्रयोग किससे संबंधित है? मिलर यूरे प्रयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विकासवाद, ऑप्शन बी आनुवंशिकी, ऑप्शन सी जीवन की उत्पत्ति, ऑप्शन डी है श्वसन। बताइए किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? मिलर यूरे का प्रयोग किससे संबंधित है? मैंने भी जस्ट बताया, जीवन की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से। इन्हें बताया कि रसायनों से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या है? बोले हैं कि रसायनों से कार्बनिक पदार्थ बने। मिलर यूरे प्रयोग किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से। इसी में बोले हैं कि रसायनों से कार्बनिक पदार्थ बने हैं। चलिए, विकासवाद के बारे में आप लोग जानते हैं, डार्विन का क्षेत्र है। ये किसका है? विकासवाद किसका है? डार्विन का क्षेत्र है। आनुवंशिकी बताइए किसका है? मेंडल का क्षेत्र है। और श्वसन ऊर्जा का उत्पादन का प्रक्रिया श्वसन से होता है। चलिए आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आंसर दे दिया हूँ। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मैंने भी जस्ट बताया हूँ। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, अगर वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, तो इसका ऑप्शन आप लोग अपने से दे दीजिएगा, आंसर अपने से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन बी है डिसेंट ऑफ मैन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन ए ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन बी है डिसेंट ऑफ मैन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने भी जस्ट इसके बारे में पढ़ा है, बताए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोनों। सही आंसर, सही आंसर क्या है? दोनों है। ऑर्गन ऑफ स्पीशीज में क्या है बाबू? मानव की विकास जो होता है, मानव का विकास, डिसेंट ऑफ मैन के बारे में जानते हैं। ये मानव के विकास पर है। किस पे है? ये मानव विकास पर है। ये जो पुस्तक किस पर संबंधित है? मानव विकास पर संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव विकास पर संबंधित है। और ऑर्गन ऑफ स्पीशीज किससे संबंधित है? नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है। इसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझाया गया है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझाया गया है। डिसेंट ऑफ मानव विकास के बारे में समझाया गया है। चलिए हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिकी, ऑप्शन बी है विकासवाद, ऑप्शन सी है परिस्थितिकी, ऑप्शन डी है शरीर संरचना। बताइए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है आनुवंशिकी, ऑप्शन बी है विकासवाद, ऑप्शन सी है परिस्थितिकी, ऑप्शन डी है शरीर संरचना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, जीव के विकास के अध्ययन को क्या कहता है? विकासवाद कहा जाता है। क्या कहता है? विकासवाद कहा जाता है। थोड़ा जान लेते हैं। विकासवाद में क्या है? जीवों के परिवर्तन का अध्ययन है। इसमें क्या है? जीवों के परिवर्तन का अध्ययन है। आनुवंशिकी क्या है? गुणों का अध्ययन। आनुवंशिकी में क्या है? गुणों का अध्ययन है।
गुणों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी में क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण से संबंध है। किसे, या पर्यावरण से संबंध है। किससे संबंध है, पर्यावरण से संबंध है। पर्यावरण से संबंध है। शरीर संरचना जानवे करते हैं, शरीर संरचना के बारे में। चलिए 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक एक लाइन का पढ़िए। ऐसे मैंने बोलता हर टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। अगर वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कलम और कॉपी लेकर ही बैठिए बच्चे, क्योंकि हर एक चीज़ जो लिखते हैं वो आप लोग को नोट्स नहीं मिल पाता है। इसलिए आप क्या करिए कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए। एक तो वीडियो देख रहे हैं, दूसरा सुन रहे हैं, तीसरा लिखिएगा, एक बार पढ़िएगा। 4 काम होता है और 4 काम में कन्फर्म है कि आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे और अब की बार पारा मेडिकल में आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है बाबू, लैमार्क का सिद्धांत किस पर आधारित है। लैमार्क का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है उपयोग और अनुपयोग, ऑप्शन डी है आनुवंशिकी का बहाव। मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है, बताइए। ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है उपयोग और अनुपयोग, ऑप्शन डी है आनुवंशिकी बहाव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उपयोग और अनुपयोग। लैमार्क का सिद्धांत क्या है, उपयोग और अनुपयोग। प्राकृतिक चयन किसका, ये भी डार्विन का है, इनका ये डार्विन साहब का है। उत्परिवर्तन आधुनिक सिद्धांत, आनुवंशिकी बहाव आधुनिक इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट पे है। किस पे है, आधुनिक इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट पर। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति में कौन सी गैस महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीवन की उत्पत्ति में कौन सी गैस महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जीवन की उत्पत्ति में कौन सी गैस महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। बताइए जीवन उत्पत्ति में इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सही। मीथेन जो होते हैं बाबू CH4 एक कार्बनिक यौगिक बनाने में सहायक करते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक बनाने में सहायक है। अमोनिया इसका सूत्र होता है NH3। ये क्या करते हैं बाबू, नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन क्या है, स्रोत है। हाइड्रोजन ये अपचायक वातावरण बनाता है। क्या करता है हाइड्रोजन, अपचायक वातावरण। बनाता है। तो जीवन की उत्पत्ति में कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, सभी गैस, क्योंकि सभी का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है। कोई कार्बन यौगिक बनाने में सहायक कर रहा था, अमोनिया नाइट्रोजन का स्रोत कर रहा है, हाइड्रोजन अपचायक वातावरण बना रहा है। इसलिए जीवन की उत्पत्ति में तीनों गैस का होना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सही। उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि 20 नंबर क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसके बाद, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटन वन लेमेनहॉक, ऑप्शन सी है स्लाइडेन, ऑप्शन डी है स्वान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका खोज किसने किए थे? सभी को पता है कोशिका खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। कोशिका खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे। ये कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। थोड़ा सा इनके बारे में जान के कैसे खोज किए थे। तो एक कॉर्क के पतले टुकड़े, क्या थे? कॉर्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखे थे। किसे? माइक्रोस्कोप से देखे थे। और उसमें क्या किया, इनको छोटे छोटे कच दिखाई देने लगे। क्या करने? कुछ छोटे छोटे कच दिखाई दिए, जिन्हें उन्हें क्या किए? कोशिका नाम बताया। इंग्लिश में क्या बोले? सेल कहें। इसलिए इन्हें कोशिका का खोजकर्ता माना जाता है। इनको रॉबर्ट हुक साहब को। अब एंटन लेमेनहॉक, इसने क्या किए थे? एंटन सबसे पहले ये जीवित कोशिका खोज किए थे। क्या किए थे? ये जीवित कोशिका खोज किए थे। सबसे पहले क्या किए थे? जीवित कोशिका मतलब सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को खोजे थे, मतलब देखे थे भी हो सकते हैं। कोशिकाओं को, सॉरी देखे थे, लिखो अच्छा लगेगा, देखे थे। कुछ उन्हें सूक्ष्म जीवों का जनक भी कहा जाता है। एंटन लेमेनहॉक क्या बोला जाता है बाबू? इन्हीं के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको सूक्ष्म जीव का जनक भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का जनक कहा जाता है। इन्होंने कोशिका का खोज नहीं की, केवल जीवित कोशिका का कहती थी हम लोग देखने थे। अगर बोले, अगर क्वेश्चन आएगा कोशिका खोज किसने किया, तो उसका आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। बट वह बोलेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो वहाँ पे मारेंगे एंटन लेमेनहॉक को। अगर वहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का जनक किनको बोलते हैं, तो एंटन लेमेनहॉक के। चलिए ऑप्शन हम लोग तीसरा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मैथिस स्लाइडेन, मैथिस इनका पूरा नाम है मैथिस स्लाइडेन, MATT लिखा है बाबू, मैथिस स्लाइडेन। इन्हें क्या कहा? ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? ये कहाँ के थे बाबू? ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि सभी पौधों कोशिकाओं से बने होते हैं। स्लाइडेन साहब ने क्या बोले? स्लाइडेन साहब ने बोले, इन्हें बोले कि इन्हें कहा कि सभी पौधों कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इनको एक बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए? तो साइलेडन हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइडेन साहब ने किए थे। किसका किए थे? कोशिका का सिद्धांत दिए थे। क्या किए थे? कोशिका का सिद्धांत दिए थे। सेल थ्योरी। स्वान साहब के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम थियोडोर स्वान है। क्या है इनका पूरा नाम? क्या है? थियोडोर स्वान है। थियोडोर स्वान है। सच में
ये भी एक जर्मन के प्राणी वैज्ञानिक थे। क्या थे? ये भी कहाँ के थे? जर्मन के प्राणी वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे। इन्हें बताया कि सभी जीव पौधों और प्लांट्स और एनिमल्स में कोशिकाओं से बने थे। क्यों बोले कि प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं कोशिकाओं से बने, जैसे कोशिका सिद्धांत को पूरा किया। इसीलिए कहीं भी देखेंगे कि आप लोग क्वेश्चन देता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एंड स्वान। दोनों का नाम जोड़ देता है, इन लोग दोनों का नाम जोड़ देता है, स्लाइडेन और स्वान साहब ने। कहीं भी ऑप्शन देगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन स्वान ने। इन्हें क्या कि दोनों का मिक्स ने, दोनों वैज्ञानिक ने एक जगह मिले और दोनों देखें कि कोई पौधे और कोई जानवर मिला है, इसीलिए इनका ऑप्शन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेल ऑफ थ्योरी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए, तो स्लाइडेन स्वान साहब ने किए थे। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्गी तंत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका का पावर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं बताइए, आप लोग कमेंट करिए। बताइए राइबोसोम क्या बोलते हैं? राइबोसोम को लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। बता दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आप लोग ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। चलिए नाभिक के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। नाभिक क्या है? एक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, जो डीएनए मौजूद रहता है। कोशिका का एक आता है नियंत्रक केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र, नियंत्रण केंद्र। इसमें क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है, मौजूद होता है। चलिए गोल्गी तंत्र के बारे में जानते हैं। ये प्रोटीन लिपिड का संशोधन की पैकिंग है। क्या है? ये प्रोटीन और लिपिड का संशोधन एवं पैकिंग है। प्रोटीन एवं लिपिड, लिपिड का संशोधन एवं पैकिंग है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। आ गया। देखिए लाइसोसोम के बारे में मैंने जस्ट बोला कि कमेंट में करिए, आप लोग खुद ही बता देंगे। बताइए आप लोग कमेंट करिए। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कहाँ होता है बाबू? इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मैंने भी जस्ट बताया कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए मौजूद रहता है। क्या करता है कि कोशिका में गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसमें क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। अपशिष्ट को तोड़ता है। लाइसोसोम क्या होता है? अपशिष्ट को तोड़ता है। क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ता है। राइबोसोम के बोलबे कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन का फैक्ट्री है। और लाइसोसोम का आत्मा का थैली भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्मा का थैली भी बोलते हैं। आत्मा का
थैली भी बोलते हैं, थैली भी है। राइबोसोम के बारे में बताइए कि प्रोटीन का फैक्ट है, प्रोटीन संश्लेषण इसका काम करना है। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली का मुख्य जो कार्य है क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी है प्रोटीन बनाना, ऑप्शन सी है पदार्थों का आवागमन का नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है कोशिका का विभाजन करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी है प्रोटीन बनाना, ऑप्शन सी है पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी है कोशिका का विभाजन करना। बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऊर्जा बनाना। ऊर्जा बनाना किसका काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। किसका कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन बनाना किसको काम है। मैंने भी जस्ट बताया राइबोसोम को। राइबोसोम का कार्य है। पदार्थों का आवागमन का नियंत्रित करना किसका काम है। कोशिका झिल्ली का। किसका काम है। कोशिका झिल्ली का। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका झिल्ली को नियंत्रित करना किसका काम है। कोशिका झिल्ली को क्या कार्य है। पदार्थों को आवागमन में नियंत्रण करना। चलिए कोशिका का विभाजन नाभिक और कोशिका का चक्र से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू। नाभिक और कोशिका चक्र से संबंधित है। चक्र से संबंधित है। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशु कोशिका में नहीं होता है। बोला कि पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशु कोशिका में नहीं होता है। कह रहा है कि प्लांट सेल में कौन सा अंग होते हैं और एनिमल सेल में कौन सा नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट। नाभिक देखिए नाभिक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो नाभिक में जो होते हैं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। सभी नाभिक किसमें होते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं। नाभिक होते हैं। सभी यूकैरियोटिक क्या होते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं। नाभिक होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं केवल पौधों में कहाँ होता है। केवल पौधों में। पौधों में क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इसका काम है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, पौधों में भी और पशु कोशिका में भी। पौधों कोशिका में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में दोनों में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और राइबोसोम सभी में होते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है वैक्यूलम। बताइए ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है वैक्यूलम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने बताया
कहाँ की डीएनए कहाँ पाया जाता है, मैंने जस्ट अभी बताया था, कहाँ, नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बनते हैं। अब वैक्यूल क्या है, ये भंडारण है, क्या है, भंडारण है, किसके, डीएनए। 26 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से मैंने बताया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है हुक, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है सैलेडन एम स्वान, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है मेंडल। बताइए, ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है सैलेडन एम स्वान, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन डी है मेंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने बताया था स्लेडन एवं स्वान साहब दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और रॉबर्ट हुक ने क्या थे, कोशिका का खोज किए थे, क्या किए थे, कोशिका का खोज किए थे। डार्विन साहब क्या कहते, इवोल्यूशन का, किसका, इवोल्यूशन का। सब बताते जा रहा हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग कितने आंसर सही किए हैं, 30 में से लास्ट में बताना है आप लोगों को। मेंडल साहब जेनेटिक्स। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा बनाना, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी है कोशिका का विभाजन, ऑप्शन डी है अवशिष्ट हटाना। मैंने जस्ट अभी बताया कि अवशिष्ट हटाना किसका कार्य होता है। ऑप्शन है ऊर्जा बनाना, ऊर्जा बनाना बताया ना भी जस्ट किसका काम है, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी है कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी अवशिष्ट हटाना। बताइए एक ही ऑप्शन पे कितने प्रकार का क्वेश्चन लाया हूँ मैं, इसलिए कि आप लोग को याद हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऊर्जा बनाना किसको काम है, मैंने भी जस्ट बताया किसको, माइटोकांड्रिया का, किसको, माइटोकांड्रिया का, माइटोकांड्रिया का। अवशिष्ट हटाना मैंने भी जस्ट बताया किसको, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। और कोशिका का विभाजन मतलब नियंत्रण करना किसका काम है, नाभिक का, नाभिक का। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है झिल्ली, ऑप्शन डी है गोलीय तंत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कोशिका का तरल भाग क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए साइटोप्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है, सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है जीव। बताइए सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है, बताइए। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है कोशिका, ऑप्शन डी है जीव। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है, कोशिका। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 30 क्वेश्चन का रहा है रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है ग्लूकोजन, ऑप्शन बी है फाइब्रिन, ऑप्शन सी है क्रोटीन, ऑप्शन डी एल्यूमिन। सही है, ऑप्शन ए है काइलोजन, ऑप्शन ए फाइब्रिन, ऑप्शन सी है क्रोटीन, ऑप्शन डी है एल्यूमिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिन। चलिए बच्चे तो आप लोग कमेंट करिए कि 30 में से कितने आंसर आप लोग को सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।